integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित। वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिसका दूसरा नाम है स्ट्रक्चर एनालिसिस। इससे पहले आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा है और आरसीसी पढ़ी है, तो सॉम आपने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है। उसका जो एडवांस वर्जन होता है वो है मेरे पास थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो सॉम में अपन ने क्या पढ़ा है और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में अपन क्या पढ़ने वाले हैं वो चीज़ अपन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सॉम टॉस अपन स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि सॉम में अपन ने क्या चीज़ देखी है। इसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मीनिंग क्या हुआ कि अपना कोई भी स्ट्रक्चर्स होता है वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होता है। जैसे बिल्डिंग हो गई, फ्लाईओवर हो गया, डैम हो गया, वो किसी ना किसी मटेरियल का बना होता है। तो किसी ना किसी मटेरियल का बना होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब अपन लोड लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, किसी भी मटेरियल के हर पार्टिकल पे स्ट्रेस जनरेट होता है। यानी कि जब मैं मटेरियल पे लोड लगाऊंगा तो उसके हर पार्टिकल पे स्ट्रेस जनरेट होता है। बट मुझे पता है कि उस मटेरियल की स्ट्रेंथ भी होती है, उस मटेरियल की स्ट्रेंथ भी होती है। तो मैं उस स्ट्रेस को और स्ट्रेंथ को आपस में कंपेयर करता हूं और कंपेयर करके मैं बता सकता हूं कि वो जो मटेरियल है वो फेल होगा या पास होगा। तो ये चीज़ अपन ने देखी थी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की। तो क्या मुझे यही काम सेम इसमें करना है या इसमें कोई काम दूसरा होगा? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सेम काम अपने को किस में करना है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि जब चीज़ अपन ने ये पढ़ ली तो सेम काम मैं इसमें क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ अपन जिस मटेरियल की निकाल रहे थे, जिस स्ट्रक्चर की निकाल रहे थे, वो स्ट्रक्चर अपने पास क्या था, सिंपल स्ट्रक्चर था। अगर मैं आपके पास बात करूं कि आपके पास अगर मैंने कोई डिफिकल्ट स्ट्रक्चर दिया है या कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स दिया है, या जिसको मैं कह दूं आपको वो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट नहीं है, मतलब उस स्ट्रक्चर के आप हर मेंबर में या रिएक्शंस में फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, तो उसको अपन कहते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के लिए सॉम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फिर उसमें आप उसको सॉल्व तो कर लोगे बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बनती है। उस इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए मैंने इसका क्या किया, एडवांस वर्जन बनाया जिसका नाम है मेरे पास थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो अब मैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में क्या करूँगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में अपन देखेंगे कि स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ कि मेरे पास थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का मेन गोल क्या है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का मेन गोल ये है, आपके पास आपको क्या करना है, सपोर्ट रिएक्शन निकालनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको इंटरनल लोडिंग कैलकुलेट करनी है। इंटरनल लोडिंग का मतलब क्या हुआ, हर मेंबर में फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अपन इंटरनल लोडिंग को कैसे बोल सकते हैं, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपने यहाँ भी कैलकुलेट किया था, सपोर्ट रिएक्शन आपने यहाँ भी निकाली थी। बट यहाँ पे फर्क क्या है, ये मैं डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर के लिए कैलकुलेशन नहीं करता है, वो तो इजीली कर देता है। बट डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स का जो भी कैलकुलेशंस है, हर मेंबर में जो फोर्सेस निकालने हैं, वो सॉम में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है। इसलिए अपन उसका एडवांस वर्जन यूज़ करते हैं जिसका नाम है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो आपको एक ब्रीफली समझ में आया कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स अपने को क्यों पढ़ना है, क्लियर है। अब अपन बात करते हैं कि इन दोनों की कैलकुलेशन तो मुझे करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। तो सिंपल, जैसे मैं आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जैसे x + y = 2 गिवन है और x + 3y + z = 4 गिवन है। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि आपके पास अननोन कितने हैं, x, y और z। आपके पास अननोन कितने हैं, 3। बट आपके पास इक्वेशंस कितनी है, सिर्फ 2। जब मेरे पास अननोन नंबर ज़्यादा हो गए और इक्वेशंस मेरे पास कम हो गई तो मुझे एक्स्ट्रा इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पे z होता ही नहीं, अगर मैं z कह दूँ कि यहाँ पे z नहीं होता, तो मैं इस इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकता था। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मेरे पास नंबर ऑफ अननोन्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर आ रही है तो मैं इसको ईजीली सॉल्व कर सकता हूँ। बट जब मेरे पास नंबर ऑफ अननोन्स, जैसे मैंने यहाँ पे z लगा दिया, और नंबर ऑफ इक्वेशंस डिफरेंट है, मीन्स
नंबर ऑफ अननोन ज़्यादा है और इक्वेशन मेरे पास कम पड़ रही है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो अब इसका इससे क्या लेना देना है, तो यहाँ चीज़ अपन देखते हैं कि मुझे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, मुझे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस चाहिए। जैसे वहाँ थी ना अपने पास इक्वेशन, अब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, तो जब मैं इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन चाहिए। अब ये नया क्या आ गया, इस चीज़ के बारे में तो मैंने सुना ही नहीं है। तो यहाँ देखते हैं अपन कि नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, समेशन m इक्वल टू 0, समेशन fx इक्वल टू 0 और समेशन fy इक्वल टू 0। यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका सबका सम 0, वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका सबका सम 0, और वहाँ पे जितने भी मूवमेंट्स लग रहे हैं उनका सबका सम 0। तो यहाँ से मुझे 3 इक्वेशन बनती है। इन तीनों इक्वेशंस का यूज़ करके मैं इन दोनों अननोन्स को कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि मुझे कौन सी इक्वेशंस को यूज़ करके इन अननोन्स को निकालना है। क्लियर है। अब यहाँ से मेरे पास एक लिंक बनता है, क्या ये 3 इक्वेशन से हमेशा मैं इन दोनों को कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास ये जो अननोन है वो इन इक्वेशंस यानी कि 3 से ज़्यादा अननोन बन जाए। अगर ज़्यादा अननोन बन गए तो मुझे इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी, मुझे एक्स्ट्रा इक्वेशंस चाहिएगी। अब उस एक्स्ट्रा इक्वेशंस के लिए अपन क्या करेंगे, तो ये काम अपन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि कंप्लीट सिलेबस क्या होगा, जिसमें अपन थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में क्या क्या डाटा पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसके सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक आता है अपने पास डिटर्मिनेंसी। नाम सुना है आप सबने, आपने पढ़ा भी होगा। आपके पास एक बुक थी बीटेक में जिसका नाम था बीसी पूनमिया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। राइटर थे बीसी पूनमिया और सब्जेक्ट और बुक का नाम था थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो आपने उसमें डिटर्मिनेंसी पढ़ी है। उसमें जो आपने डिटर्मिनेंसी पढ़ी है वो थोड़ी सी बेसिक लेवल की थी। बेसिक लेवल इन द सेंस अपन ये बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसका मेथड जो था वो थोड़ा डिफरेंट था। अपन उसके अलावा कौन से मेथड से अपन इसको कर सकते हैं वो चीज़ अपन देखेंगे। तो सबसे पहला सिलेबस का टॉपिक आता है डिटर्मिनेंसी। डिटर्मिनेंसी में अपने को 2 चीजें पढ़नी है। पहला आता है स्टैटिक और दूसरा आता है काइनेमेटिक। स्टैटिक और दूसरा आता है काइनेमेटिक। अब स्टैटिक क्या होती है, काइनेमेटिक क्या होती है, इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या बीम्स के लिए, फ्रेम के लिए, ट्रस के लिए, सबके लिए सेम होती है या अलग अलग फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, तो वो सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्स में, गेट में, ईएस में, राजस्थान जेई में और एसएससी जेई में इसके जितने क्वेश्चंस बने हुए हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। अगर कुछ बच जाएगा तो हमारा चैनल है टेलीग्राम का, उस पर हम आपको क्वेश्चंस दे देंगे। तो सेकंड टॉपिक आता है अपने पास स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो अपन ने टॉस में पढ़ा था बीटेक लेवल पे, उस पर अपन ने बड़े बड़े क्वेश्चंस किए थे। अब इतने बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते, तो उसमें अपने को पूछा क्या जाएगा, कहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वो चीज़ अपन इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल अपन सॉल्व कर लेंगे ताकि जब मैं डायरेक्ट टर्म उठाऊँ तो आपको पता चल जाए कि हाँ ये वाली टर्म अपन ने इस क्वेश्चन में यहाँ पे यूज़ की थी। क्लियर है। सेम इसी से सिमिलर है अपने पास जो आपने पढ़ा है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और स्लोप डिफ्लेक्शन में आपने 2 कंडीशन पढ़ी थी। इन दोनों में कौन सी, एक तो स्वे वाली और एक विदाउट स्वे की। तो स्वे वाली और विदाउट स्वे में कैसी कंडीशंस चेंज होती है, कैसे न्यूमेरिकल्स चेंज होते हैं, उसकी जो टर्म्स है वो अपन इसमें देखेंगे। एक और आपके राजस्थान जेईई में बोल रखा है कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में अगर आपके पास इंक्लाइन मेंबर गिवन है
तो उसमें क्या टर्म्स चेंज होती है या इस पे बेसिस क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, वो चीज़ भी अपन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके सिलेबस में आता है ILD, आर्चेज, और मैं बात करूं ट्रेस एनालिसिस, जिसमें अपन दो मेथड पढ़ते हैं जनरली, मेथड ऑफ जॉइंट्स और सेक्शन मेथड। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स और सेक्शन मेथड यानी कि अगर मैं ट्रेस एनालिसिस की बात करूं तो ये वाला टॉपिक एसएससी में 1 या 2 क्वेश्चन तो इससे बनते ही हैं। फिर 7 नंबर पे आता है अपने पास कुछ अपने पास टॉपिक्स बच जाते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, एक बनता है अपने पास बेटीज थ्योरम, एक बनता है अपने पास स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि जैसे अपने को कोई क्वेश्चन गिवन है, उसमें ये बोलेगा कि ये स्ट्रक्चर स्टेबल है अनस्टेबल है, तो आप उसको फाइंड आउट करो कि आप उसकी स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे। तो इसके बारे में जो बेसिक टर्म्स है वो चीज़ अपन पढ़ेंगे, यानी कि मिसलेनियस टॉपिक्स में अपने पास जो छोटे छोटे टॉपिक्स बच जाते हैं वो सारी चीज़ें अपन यहाँ कवर अप करेंगे। बाकी जो बड़ा पोर्शन अपने पास बनता है वो है डिटरमिनेंसी से लेके मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड तक। तो अगर मैं एसएससी जेईई के सिलेबस की बात करूँ तो एसएससी जेईई का सिलेबस में कंप्लीट टॉपिक्स आते हैं, क्लियर है। और अगर मैं राजस्थान जेईई के सिलेबस की टॉपिक की बात करूँ, जिसको मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ, राजस्थान जेईई में अपने पास डिटरमिनेंसी है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जिसमें आपको कह रखा है कि स्वे, विदाउट स्वे और इंक्लाइन मेंबर, इन तीनों को आपको निकालना है। और उसके बाद आपको बोल रखा है उसमें मैक्सवेल थ्योरम्स क्या होती है, बेटीज थ्योरम क्या होती है, और इसके बाद में एक और टॉपिक आता है अपने पास यूनिट लोड मेथड, ठीक है, जिसमें वो 2 डिग्री तक स्ट्रक्चर को कैसे एनालिसिस करना है वो चीज़ इसमें इसमें बोला है टॉपिक में। इसे आज तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है, फिर भी अपन इसका थोड़ा सा बेसिक पार्ट देख लेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाला जो मैंने रेड से टिक मार्क किया है ये टॉपिक अपने पास राजस्थान जेईई के सिलेबस में है, और बाकी जो अपन ने सारा इसमें यहाँ लिखा है ये एसएससी जेईई के सिलेबस में है। तो हमें इसके हिसाब से इस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंसी। तो डिटरमिनेंसी स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अपन ने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट करते टाइम एक चीज़ बोली थी मैंने कि आपको कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, बोला था। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक चीज़ बोला था कि आपको कुछ इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, यानी कि मुझे सपोर्ट रिएक्शंस और इंटरनल लोडिंग, यानी कि मैं अगर मेंबर फोर्सेस की बात करूं तो उनको कैलकुलेट करने के लिए मुझे इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो वो इक्वेशंस को मैं कैसे लाऊंगा, उसको मैं यूज़ कैसे करूंगा, उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या उन इक्वेशन से वो जितने भी अननोन्स है क्या मैं उनको कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर कर पाया तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट होगा, और अगर उनको सॉल्व नहीं कर पाया तो स्ट्रक्चर इनडिटर्मिनेट होगा। तो अपना पहला टॉपिक बनता है यहाँ पे डिटर्मिनेंसी। अब इसकी डेफिनेशन तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, आपको बता देता हूँ, आप अपने कॉपी में नोट कर लेना कि मुझे किसी भी स्ट्रक्चर के सपोर्ट रिएक्शन और इंटरनल लोडिंग को अगर मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, किससे, नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, अगर मैं किसी स्ट्रक्चर्स के सपोर्ट रिएक्शन और इंटरनल लोडिंग को नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से अगर मैं सॉल्व कर पा रहा हूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। क्या बोलेंगे उसको, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स कौन सा वाला हुआ, तो सबसे पहले अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो है अपने पास स्टैटिक, यानी कि अपन अभी पढ़ रहे हैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी। अपन ने 2 टाइप इसके देखे थे, पहला होता है अपने पास स्टैटिक और दूसरा होता है काइनेमेटिक। तो जब मैं स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी की बात कर रहा हूं तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी में मैंने बोला कि आपके पास जितने भी सपोर्ट रिएक्शंस है और दूसरा कौन सा है, मेंबर फोर्सेस मीन्स इंटरनल लोडिंग,
उन दोनों को अगर आप नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सोल्व कर पा रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। और दूसरा मेरे पास बनता है कि अगर मैं उन दोनों को यानी कि सपोर्ट रिएक्शंस को, यहां एक बार लिख देता हूं मैं, सपोर्ट रिएक्शंस, और दूसरा क्या आ गया अपने पास, इंटरनल लोडिंग बोल दो या फिर मेंबर फोर्सेस बोल दो। इन दोनों को मैं इसकी मदद से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, इन दोनों को मैं इसकी मदद से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। क्लियर है यहां तक? तो आपको अभी तक ये पता चला कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होता है, कि मैं इन दोनों को कैलकुलेट कर पाता हूं किसकी मदद से, इसकी मदद से, और इन दोनों को अगर मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं इसकी मदद से तो मैं उसको बोलता हूं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। यहां तक क्लियर है? अब बात करते हैं अपन कि ये थ्योरी बेसिस एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि अगर मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूं, यानी कि आपको स्टेटमेंट वो कैसा देगा कि मेरे पास अगर इन दोनों को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाइड है तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होगा, और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होगा। तो इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे बन सकते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इनडिटरमिनेंसी के लिए आपने मेथड्स पढ़ा अभी BC पूनमिया में। अगर आप गेट की और ES की बुक उठाओगे तो उसमें कुछ अलग मेथड गिवन है, तो अपने को फाइनली मेथड कौन सा यूज़ करना है, मुझे कौन सा मेथड समझ में आएगा। तो मैं आपको पहले चीज़ बता दूं कि जिसने भी अगर अभी तक इनडिटरमिनेंसी या डिटरमिनेंसी नहीं पढ़ी है तो वो इस लेक्चर के बाद इतनी गारंटी है कि वो डिटरमिनेंसी के टॉपिक में कॉन्फिडेंस ला सकता है। तो अपन ऐसा कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं जिसकी हेल्प से अपन सारे क्वेश्चंस को डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स है या इनडिटरमिनेट नहीं है, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे काइनेमेटिक हो, उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो वो चीज़ अपन यहाँ देखेंगे। पहला जो अपने पास मेथड बनता है ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये मैं ही बता रहा हूँ, कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसके कुछ मेथड्स होते हैं डिटरमिनेंसी निकालने के। मैं ही बता रहा हूँ कि पहला मेथड आपने पढ़ा है BC पूनमिया मेथड। ये मेथड का नाम नहीं है, ये आपने बुक के अंदर जो मेथड पढ़ा है ना उस बुक का नाम लिखा मैंने, तो ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा कि इसके 3 मेथड होते हैं, ये मैंने बनाए जो मैं आपको बता रहा हूँ। BC पूनमिया के जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो आपने सोल्व किए होंगे बीटेक लेवल पे। क्लियर? उसमें भी आपने क्या पढ़ा होगा, स्टैटिक वाला पोर्शन। तो अभी अपन स्टैटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो आपके पास एक आता है ट्री मेथड। अभी नया कौन सा मेथड है, ट्री मेथड। तो ट्री मेथड में क्या करना है अपने को, जैसे अपने को कोई अगर फ्रेम गिवन है तो फ्रेम को कट करना है और उसको एक ओपन ट्री बनाना है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि मैं उसको कहाँ से कट करूँ, क्योंकि सिंपल अगर फ्रेम बनी हुई होगी तो जैसे मेरे पास ये अगर फ्रेम बनी हुई है इसको तो मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ ओपन ट्री बनाने के लिए, बट अगर मुझे हिंजेस गिवन दे दिए बीच में तो उसमें कट करने में प्रॉब्लम आ सकती है कि मैं इसको कट कहाँ से करूँ। तो जिसने अभी तक इनडिटरमिनेंसी नहीं पढ़ी है तो मैं उसको कहूँगा कि आप पहले ट्री मेथड पे मत जाओ, अपन ये वाला मेथड भी करेंगे, इससे भी सॉल्व करेंगे, बट अगर जिसको सबसे सिंपल मेथड समझना है उस मेथड का नाम है आपके सामने रिंग मेथड। शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। अब रिंग मेथड क्या होता है, तो रिंग मेथड का मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई भी बीम गिवन है, कोई भी फ्रेम गिवन है, उसमें आप रिंग बनाते जाओ और उस स्ट्रक्चर को सॉल्व करते जाओ। अब मैंने एक चीज़ और नहीं बोली है, बीम, फ्रेम, एक और होता है अपने पास ट्रस। तो क्या तीनों के लिए मेथड मतलब फॉर्मूला सब में सेम होगा? ज़रूरी नहीं है। अब किस में क्या होगा वो चीज़ भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी तक आपको ये समझ में आया कि अपने को मेथड कौन सा यूज़ करना है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको मैं मेरी तरफ से जितना इजी में मैं बना सकता हूँ वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि डिटरमिनेंसी होती क्या है, यहाँ तक क्लियर है। दूसरी चीज़ अपन ने देखी कि इसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। ये किसी बुक में गिवन नहीं है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पहले कह रहा हूँ मैं।
बीसी पुणे मेथड आपने बुक में पढ़ा है, ट्री मेथड बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन रिंग मेथड, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है डिटरमिनेंसी टॉपिक के लिए। तो रिंग मेथड से अपन कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वो चीज़ अपन देखते हैं। तो मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रक्चर इन द सेंस कि अपन किस फॉर्म में आगे फॉर्मेट में चलने वाले हैं, वो वाला स्ट्रक्चर्स। तो अगर मैं बात करूँ स्टैटिक की, तो स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी निकालनी है अपने को। तो स्टैटिक डिटरमिनेंसी और इनडिटरमिनेंसी निकालनी है तो अपन 3 चीज़ों के लिए देखेंगे। ये सेम प्रोसीजर अपन काइनेमेटिक में भी देखेंगे, मतलब यहाँ तक। इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया है वो मेथड नहीं देखेंगे अपन कि इसके कैसे टाइप्स देखने हैं। काइनेमेटिक में टाइप्स इन द सेंस कि मैं स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी बीम के लिए भी निकालूंगा, दूसरा फ्रेम के लिए भी निकालूंगा, तीसरा ट्रस के लिए भी निकालूंगा। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अब बीम में, फ्रेम में और ट्रस में, इनमें क्या तीनों में फॉर्मूला सेम होता है स्टैटिक का? नहीं, तीनों में अलग अलग होता है। बट मैं आपको कह रहा हूं कि जब आप रिंग मेथड यूज करोगे तो रिंग मेथड से आप बीम और फ्रेम के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब थोड़ा आराम मिला कि चलो मुझे 2 फॉर्मूले याद नहीं करने, मतलब मैं बीम और फ्रेम के लिए सिर्फ रिंग कंसेप्ट यूज करके इन दोनों को एनालिसिस कर सकता हूं। अब इसमें भी एक कंडीशन है। अब वो कंडीशन क्या है? देखो, सबसे पहली कंडीशन अपने पास आती है कि एक मेरे पास होता है 2D स्ट्रक्चर्स और दूसरा होता है मेरे पास 3D स्ट्रक्चर्स। तो जनरली जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं वो 2D स्ट्रक्चर्स पे बनते हैं। अगर थोड़ा वो हाई लेवल पे चला गया तो वो 3D स्ट्रक्चर्स भी दे सकता है। तो क्या मैं रिंग कंसेप्ट से 2D और 3D को सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं, रिंग कंसेप्ट से सिर्फ 2D स्ट्रक्चर से इन दोनों को आप कैलकुलेशंस में ला सकते हो। मतलब बीम को और फ्रेम को रिंग मेथड से 2D के जितने भी स्ट्रक्चर्स है आप सिर्फ एक सिंगल मेथड से इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। ट्रस एनालिसिस तो सबको आता है, सिंपल एक फॉर्मूला यूज करो और ट्रस एनालिसिस निकालो, सिंपल एक फॉर्मूला है। यहां तक क्लियर है? अब मैं इस फॉर्मेट को आगे बढ़ा रहा हूं तो इस फॉर्मेट को आगे से आगे समझते जाना, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो, अब मैं बात कर रहा हूं कि 2D का मैंने रिंग कंसेप्ट से बता दिया, बीम और फ्रेम का, ट्रस का मैंने यहाँ से बता दिया। तो ये वाली अभी स्टार्टिंग चीज़ है जिसको डिटरमिनेंसी बिल्कुल भी नहीं आती, उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है रिंग मेथड। और उसको सबसे पहले क्या करना है, 2D के जितने भी स्ट्रक्चर्स है बीम और फ्रेम के, वो सारे रिंग कंसेप्ट से सॉल्व करने हैं, जो अभी अपन यहाँ करेंगे। उसके बाद में ट्रस का तो सिंपल एक फॉर्मूला है, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, वो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि ट्रस को अपन कैसे एनालिसिस कर सकते हैं कम टाइम में, वो भी अपन बिना फॉर्मूले के यहाँ देखेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्या 3D के लिए मैं रिंग कंसेप्ट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, तो उसके लिए अपन लाएंगे ट्री कंसेप्ट। कौन सा लाएंगे? ट्री कंसेप्ट। तो अगर किसी का ट्री कंसेप्ट से न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, पहले अगर आपने गेट में क्वेश्चन देखे हैं तो वहाँ पे ट्री मेथड से क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो ट्री मेथड से अपन कुछ क्वेश्चन जो 2D के हैं, यानी कि जो 2D स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं मेरे पास बीम के और फ्रेम के, वो भी एक आधे देख लेंगे। और बाकी जो इसमें 3D में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, फ्रेम में 3D में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन ट्री मेथड से देख लेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसमें, यहाँ तक कंप्लीट होता है मेरे पास। बीम का हो गया, फ्रेम का हो गया, ट्रस का हो गया, कौन सा फॉर्मूला मुझे यहाँ से निकालना है वो हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि एक होती है मेरे पास एक्सटर्नल और एक होती है मेरे पास इंटरनल। ये क्या चीज़ है? ये मैं इनडिटरमिनेंसी की बात कर रहा हूँ। ये मैं इनडिटरमिनेंसी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो। और दोनों का सम जो होता है वो क्या होता है मेरे पास? टोटल इनडिटरमिनेंसी। तो अगर मैं टोटल इनडिटरमिनेंसी बोलूँ तो वो मेरे पास एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। अब ये नया क्या चीज़ आ गया भाई? यहाँ तक तो ठीक था कि हाँ एक मेथड था, इसको सॉल्व करना था, काम खत्म हो रहा था। तो अब मैं एग्जाम में एक्सटर्नल भी निकालूंगा, इंटरनल भी निकालूंगा और टोटल भी निकालूंगा? नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि आपके पास ये कोई बीम है,
ये कोई फ्रेम है या ये कोई ट्रस है, आपको उसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी निकालनी है या फिर काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी निकालनी है। सिंपल इतना ही बोलेगा। मान लो कि अगर दोनों में से कोई नाम गिवन नहीं है तो आपको पहले प्रीफर करना है स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी का। समझ में आ गया? वो क्वेश्चन अभी अपन आगे देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि अब एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है। एक बार अब लिखा हुआ है तो देख लेते हैं। क्लियर है? तो इस चीज़ में अपन सबसे पहले क्या देखेंगे कि एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी किसकी वजह से आती है। तो जो एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी है वो आती है अपने पास सपोर्ट रिएक्शन की वजह से। किसकी वजह से आती है? सपोर्ट रिएक्शन की वजह से। ठीक है। इंटरनल इनडिटरमिनेंसी किसकी वजह से आती है? कोई बता सकता है मुझे? इंटरनल इनडिटरमिनेंसी आती है अपने पास मेंबर्स की वजह से। अब मेंबर्स तो बीम में भी होते हैं, तो बीम में क्यों नहीं आती? तो बीम में क्या है कि बीम में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट सपोर्ट पे टिके हुए होते हैं। कैसे? जैसे अगर आपने कोई एक बीम बनाई है, ये मैंने एक बीम बनाई, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या है कि एक मेंबर है, मान लो कि इसको मैं जैसे जैसे आगे एक्सटेंड करता जाऊंगा, इसको और आगे एक्सटेंड कर लो, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, कंटिन्यूस बीम बना दी। तो अब इसमें क्या हुआ कि जितने भी मेंबर्स है वो डायरेक्ट सपोर्ट से लिंक है, डायरेक्ट सपोर्ट से कनेक्टेड है। तो उसमें सिर्फ एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी आती है। समझ में आया? ठीक है। अब मैंने बोला कि इंटरनल इनडिटरमिनेंसी क्या होती है। तो इंटरनल इनडिटरमिनेंसी का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि मैंने फ्रेम बनाई, ये मैंने एक फ्रेम बनाई है, ये मैंने कोई फ्रेम बनाई। अब इस फ्रेम में क्या हुआ कि मेरे पास सारे मेंबर, मतलब ये वाला मेंबर और ये वाला मेंबर सपोर्ट से कनेक्टेड है, बट ये जो ऊपर वाला मेंबर है और ये दोनों मेंबर है ये सपोर्ट से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है। तो जब ये मेंबर सपोर्ट से कनेक्टेड नहीं है डायरेक्ट, तो इसकी वजह से वो वाले जो मेंबर है वो इंटरनल इनडिटरमिनेंसी देंगे। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ कि एक्सटर्नल किस में आता है और इंटरनल किस में आता है। अब मैंने सिर्फ बोला कि फ्रेम में क्या इंटरनल आती है? नहीं, एक्सटर्नल तो सपोर्ट की वजह से होती है ना। तो सपोर्ट बीम में भी होंगे, फ्रेम में भी होंगे और ट्रस में भी होंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि बीम में एक्सटर्नल आती है मेरे पास, फ्रेम में भी मेरे पास एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी आती है और ट्रस में भी एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी आती है। तीनों में आती है। बट जब मैं इंटरनल इनडिटरमिनेंसी की बात करूंगा तो वो बीम में नहीं आती है। यहां मैंने क्रॉस कर दिया, मतलब बीम में मुझे इंटरनल इनडिटरमिनेंसी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि सारे मेंबर्स किससे कनेक्टेड है? सपोर्ट से कनेक्टेड है। बट फ्रेम की बात करूंगा तो फ्रेम में मुझे इंटरनल इनडिटरमिनेंसी मिलती है क्योंकि सारे मेंबर सपोर्ट से कनेक्टेड नहीं है। समझ में आया? ठीक है। अगर मैं ट्रस की बात कर रहा हूँ तो ट्रस का भी आप कोई स्ट्रक्चर बना लो। जैसे मैंने ये कोई ट्रस का स्ट्रक्चर बनाया, आपको पता है कि ट्रस का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? ट्रायंगल होती है। तो ये मैंने ट्रस का स्ट्रक्चर बना दिया। ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, यानी कि मिनिमम ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रस को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये अब इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूंगा कि ये ट्रस है तो ट्रस में ये वाला मेंबर तो डायरेक्ट सपोर्ट से कनेक्टेड है, बट बाकी के मेंबर्स जो है वो डायरेक्ट सपोर्ट से कनेक्टेड नहीं है। तो ट्रस भी मुझे इंटरनल इनडिटरमिनेंसी देता है। तो आपको ये क्लियर हुआ कि बीम में कौन सी डिटरमिनेंसी होती है, फ्रेम में कौन सी होती है और ट्रस में कौन सी होती है। समझ में आया यहाँ तक? अब मैं आपको अगर बात बोलूँ कि मुझे बीम में एक्सटर्नल होती है, फ्रेम में एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होती है और ट्रस में एक्सटर्नल प्लस इंटरनल होती है, उसके बाद टोटल आता है। एग्जाम में चांसेस कम है कि वो आपको अलग अलग पूछे, अलग अलग भी मैं आपको बताऊंगा, बट एग्जाम में सबसे पहले आपको क्या पूछा जाता है कि स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी बताओ। मतलब आपको क्या बताना है? इन दोनों का डायरेक्ट एडिशन बताना है, टोटल बतानी है। एक्सटर्नल है ये तो डायरेक्ट टोटल के बराबर ही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? तो आपको वो डायरेक्ट एग्जाम में टोटल इनडिटरमिनेंसी पूछता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अपन इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि इनके न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको जैसे बताया वो ध्यान में रखना कि मैं अभी 2D स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करूंगा, बीम के लिए, फ्रेम के लिए। मेथड एक ही होगा। कौन सा मेथड होगा? रिंग मेथड होगा। उसमें अपन डायरेक्ट पहले टोटल निकालेंगे। ठीक है? टोटल निकालने के बाद एक्सटर्नल निकालेंगे। इसका टोटल तो एक्सटर्नल के बराबर ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक्सटर्नल का अपन अलग से फॉर्मूला भी लगा सकते हैं।
यहाँ पे टोटल निकालेंगे, एक्सटर्नल निकालेंगे और टोटल में से एक्सटर्नल को माइनस कर देंगे, इंटरनल आ जाएगा। क्लियर है? सेम काम यहाँ पे करना है ट्रस का। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बीम के लिए। तो जब अपन बीम के लिए स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला बताने से पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, जो चीज़ आपने किस में पढ़ी है, सॉम में पढ़ी है। क्या पढ़ा है? सॉम में मुझे पता है कि सपोर्ट रिएक्शंस किस में कितनी होती है। आपने सपोर्ट के बारे में पढ़ा है ना, आपको पता होगा कि सपोर्ट के कितने टाइप्स होते हैं, सॉम में पढ़ा है अच्छे से। तो वही सपोर्ट्स अपने को यहाँ यूज़ करने हैं, कोई नए सपोर्ट तो आने वाले नहीं है। अब सपोर्ट अगर मैंने बनाए हैं यहाँ पे तो उनमें कुछ ना कुछ रिएक्शंस आएगी। अब वो अननोन रिएक्शन किस में कितनी होती है, क्या आपको पता है? चलो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और उसको ऐसे रिवाइज करना है कि आगे कभी भूलना नहीं है, क्योंकि बार बार कभी कभी कन्फ्यूजन होता है। चलो फिक्स में तो अपने को याद रहता है, बट आप हिंज में और रोलर में भूल जाते हो कि 2 किस में आता है, 1 किस में आता है। ठीक है, तो वो चीज़ अपन यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। तो आप टेंशन मत लो, आपके सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। ये थ्योरी पढ़ने के बाद, इनडिटरमिनेंसी की ये थ्योरी पढ़ने के बाद आप राजस्थान जेईई के, एसएससी जेईई के, गेट के और मैं तो कहता हूँ ईएस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो इनडिटरमिनेंसी का टॉपिक यहाँ पढ़ने के बाद। क्लियर है? तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। सबसे पहले अपन आते हैं, चलो मैं एक छोटी सी चीज़ की पहले बात कर लेता हूँ। मैंने बोला सपोर्ट रिएक्शन, तो पहले एक बार इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं कि रिंग कंसेप्ट के लिए मैंने इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो रिंग कंसेप्ट के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है। अभी मैं सिर्फ 2D स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ। क्लियर है ना? ये माइंड ध्यान में रखना। 3D स्ट्रक्चर का मैंने कोई नाम भी नहीं लिया है, सिर्फ 2D स्ट्रक्चर्स के लिए बोल रहा हूँ और रिंग मेथड बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रिंग मेथड के लिए अपने पास जो रिंग कंसेप्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है, वो अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो देखो। आपको एग्जाम में लिखना नहीं है कि मैंने रिंग मेथड यूज़ किया है या कोई ट्री मेथड यूज़ किया है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मैंने ये मेथड यूज़ किया है। एग्जाम में नहीं लिखना होता है। चाहे आप अगर कोई ये बीटेक लेवल का बंदा भी देख रहा है ना, तो उसके एग्जाम में भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो इन मेथड से सॉल्व कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो मेथड का नाम मत लिखना वहाँ पे, क्योंकि वो अपने को पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं करना है कि आपने ये मेथड यूज़ किया है। बस आपको फॉर्मूला बताना है कि मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया है और मैंने ये डाटा और ये टर्म मैंने ऐसे यूज़ किया है। क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि आपने अगर ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है तो इसका फॉर्मूला कुछ अलग होता है, इसका फॉर्मूला यूज़ किया है तो इसका फॉर्मूला कुछ अलग होता है, और बीसी पुणे में वाला मेथड आपको पता है सबको। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रिंग मेथड की। तो रिंग मेथड का फॉर्मूला अपने पास होता है 3 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ रिंग माइनस number of constraint to make support in fixed condition। इसका कहने का मतलब क्या हुआ है, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में देखो, ग्रामर में मत जाना, पहले कह रहा हूँ मैं। आप सिंपल फॉर्म को समझो कि 3 इंटू नंबर ऑफ रिंग्स है, यानी कि मुझे नंबर ऑफ रिंग्स बनानी है। उसके बाद में आता है नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स टू मेक द सपोर्ट इन फिक्स कंडीशन। इन द सेंस जैसे अपने पास कोई भी बीम गिवन है या कोई भी फ्रेम गिवन है, क्योंकि मैं रिंग कंसेप्ट सिर्फ इन दोनों के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मान लो कि जैसे मेरे पास ये कोई बीम गिवन है, ठीक है, ये बीम गिवन है, तो मुझे क्या करना है, ये वाले जो सपोर्ट्स है वो पहले फिक्स बनाने हैं, क्योंकि रिंग कंसेप्ट के भाई साहब के कुछ अजम्पशंस होते हैं, वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो इसका पहला अजम्पशंस क्या है, टू मेक ऑल सपोर्ट इन फिक्स। सारे सपोर्ट्स को आपको फिक्स बनाना है। अब फिक्स कैसे बनाऊंगा, फिक्स बनाने का मतलब हुआ कि मुझे इसको फिक्स बनाना है। फिक्स बनाने का क्या मतलब हुआ कि इस पर कितनी रिएक्शंस आती है। चलो अभी तो मैं एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 रिएक्शंस आती है, ठीक है, यहाँ पे 2 रिएक्शन आएगी, ये एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ये 2 रिएक्शन कैसे आएगी ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जब यहाँ पे 2 रिएक्शंस आती है तो इसको कितनी रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट है, 3 बनने के लिए, क्योंकि इस पर कितनी आती है, 3 आती है ना। तो इसको कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस या नंबर ऑफ रिएक्शंस की रिक्वायरमेंट है, 3 बनने के लिए 1, ठीक है। और अगर मैं रोलर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो रोलर सपोर्ट आपको ऐसा बना हुआ भी मिल सकता है और ऐसा बना हुआ भी मिल सकता है। ये यहाँ पे हिंज ही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर है ना।
तो मैं अगर बात करूं कि ये मेरे पास अगर रोलर सपोर्ट है तो ये 2 डायरेक्शन में तो मूव हो सकता है, इस पर सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन लगती है, ठीक है। तो इस वर्टिकल रिएक्शन को, यानी कि सिर्फ एक रिएक्शन है, मुझे इसको सपोर्ट बनाना है, कौन सा, फिक्स बनाना है। तो 1 को 3 बनाने के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 की रिक्वायरमेंट है। तो समझ में आ रहा है कि मैं सपोर्ट्स को फिक्स में कैसे कन्वर्ट करूंगा। जब मैं सपोर्ट को फिक्स में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे रिक्वायरमेंट कितने की है, तो ये जो नंबर्स होंगे वो नंबर्स कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। क्लियर है। तो पहला अजम्पशन हुआ भाई साहब का कि टू मेक द सपोर्ट फिक्स, तो मैंने सपोर्ट्स को फिक्स बनाया और जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस मुझे रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। इक्वेशंस नहीं बोल सकते इनको, जितने मेरे पास नंबर ऑफ फोर्सेस रिक्वायरमेंट है टू मेक द सपोर्ट फिक्स, उनको मैं यहाँ पे बोलूँगा। अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ रिंग्स क्या होती है। नंबर ऑफ रिंग्स में रिंग मेथड मुझे ये कहता है कि जितने भी सपोर्ट्स आ रहे हैं एक के बाद एक, तो आपको उनको कंटिन्यूसली मिलाते जाओ। कैसे, जैसे अगर मेरे पास 2 सपोर्ट आ रहे हैं तो मैंने एक बनाया, इन दोनों सपोर्ट को मैंने आपस में मिला दिया तो ये मेरे पास एक रिंग बन गई। मान लो कि यहाँ पे आगे कोई एक और सपोर्ट होता, क्वेश्चन में गिवन होता, आगे एक और सपोर्ट होता, कोई सा भी सपोर्ट हो सकता है, मैंने उसको फिक्स बना दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी मिला दो, दूसरी रिंग बन गई। सेम जैसे काम मैंने बीम में किया है वही काम मुझे किस में करना है, फ्रेम में करना है। जैसे मान लो कि यहाँ मैं अगर फ्रेम की बात कर रहा हूँ तो फ्रेम में मानो कि यहाँ जैसे मेरे पास रिंग बना हुआ है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ अलग से वरना मिक्स हो जाएगा। मान लो कि मेरे पास ये कोई फ्रेम का स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। इसमें क्या करना है, चलो यहाँ से पहले से ही फिक्स दिया हुआ है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिक्स दिया हुआ है तो क्या कर रहा है, टू मेक द सपोर्ट फिक्स, और उसके बाद में क्या बनानी है अपने को, रिंग बनाते जाओ। रिंग कैसे बनाओगे, सपोर्ट को सपोर्ट से आपस में मिलाते जाओ। तो इंग्लिश आप बना लेना इसकी, मैं यहाँ पे रिंग बना रहा हूँ। तो इस सपोर्ट को मैंने इस सपोर्ट से मिलाया, क्लियर है। तो इस सपोर्ट को जब इस सपोर्ट से बनाया तो अब देखो इस फ्रेम में कितनी रिंग बन रही है, एक तो पहले से बन रही थी ना, दूसरी रिंग कौन सी बनेगी, ये वाली। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। तो आपको पता चला गया कि बीम में रिंग कैसे बनानी है और फ्रेम में आपको रिंग कैसे बनानी है, समझ में आ गया। तो रिंग कंसेप्ट में नंबर ऑफ रिंग कैसे बनानी है वो पता चल गया मुझे, और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स मुझे कितने ऐड करने हैं, यानी कि नंबर ऑफ फोर्सेस मुझे कितने ऐड करने हैं ताकि मैं उसको फिक्स बना सकूं सपोर्ट को, तो वो मुझे पता चल गया कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले अपन एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि सपोर्ट्स पे रिएक्शंस आती कितनी है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि सपोर्ट पे रिएक्शन कैसे निकालते हैं। तो मैं इसको पहले रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। तो मैं अगर बात करूँ कि सपोर्ट पे कितनी रिएक्शंस आती है, वो कंसेप्ट अपने को सबसे पहले समझना है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग करने में पहले ये भी नहीं पता होता कि सपोर्ट पे रिएक्शंस कितनी आती है। अगर अपन उसमें भी कंफ्यूज हो गए, ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट है, इसको आपने लिख लिया होगा। तो यहाँ देखते हैं अपन, आपने जो सपोर्ट्स पढ़े हैं नॉर्मली कितने टाइप के सपोर्ट्स पढ़े हैं, कितने टाइप के सपोर्ट पढ़े हैं आपने, 3 टाइप के पढ़े हैं। पहला कौन सा होता है, फिक्स। दूसरा कौन सा होता है अपने पास, पिन बोल दो चाहे हिंज बोल दो। तीसरा कौन सा होता है, रोलर सपोर्ट होता है, क्लियर है। अब फिक्स में कितनी रिएक्शंस होती हैं, पिन या हिंज में कितनी होती है और रोलर में कितनी होती है, वो चीज़ अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को, जो ये सपोर्ट रिएक्शन वाला है, इसको यहीं पे क्लियर कर लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जब आपको ये पता होगा कि सपोर्ट रिएक्शंस कितनी आती है। तो एक मैंने फॉर्मूले में लिखा था कि नंबर ऑफ कंस्टेंट्स कितने ऐड करने हैं उसको फिक्स बनाने के लिए। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हिंज में आता कितना है ताकि उसको मैं फिक्स बना सकूं। तो जब तक पहले आपको ये पता नहीं होगा आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये वाला जो पूरा बेसिक पार्ट है, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो उसके बाद में मेथड में तो कुछ भी नहीं है, सब 1 लाइनर क्वेश्चन है ये सारे के सारे, सिंपल। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पे मैंने फिक्स में कितनी रिएक्शंस आती है, ये मैंने इस स्ट्रक्चर्स को लंबा बनाया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि फिक्स की, तो अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं। फिक्स का क्या सीन है, फिक्स का मान लो कि मेरे पास ये आपके पास ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ये यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, क्लियर है। अब मुझे इस ब्लैक बोर्ड को कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं धक्का दूं तो क्या ये ब्लैक बोर्ड आगे जाएगा, क्या नहीं जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मैं अगर इसको पुश कर रहा हूं तो मैंने जितना इस पे लोड लगाया है उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस इस ब्लैक बोर्ड में है, व्हाइट बोर्ड बोल सकते हैं, कि जितना उतना मेरे पास इसमें रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ज़्यादा इस पर पुश करता हूँ
तो या तो ये टूट जाएगा, अदरवाइज ये आगे नहीं जाएगा। मतलब क्या हुआ कि मैंने इस पे जब लोड लगाया इस डायरेक्शन पे, जैसे मैंने इस पे लोड लगाया इसको पुश करने के लिए, उससे ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस इसने दिया है, मीन्स इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स होगा ना, क्योंकि मैंने इस पे लोड लगाया, मान लो 5 किलो न्यूटन का लगाया और इसके अंदर मेरे पास 5 से ज़्यादा है मान लो, तभी तो ये जो फिक्स सपोर्ट है यहाँ से मूव नहीं कर रहा, यानी कि ये जो बोर्ड है मेरे पास यहाँ से मूव नहीं कर रहा। वैसे तो अपने को बीम में इसको समझना होता है, बट आपके पास यहाँ वाइट बोर्ड दिख रहा है तो मैं इसको यहाँ से समझा रहा हूँ कि मैंने इस पर पुश किया मैंने इसको, बट ये आगे की डायरेक्शन में मेरे पास मूव नहीं हो रहा है, मीन्स इसमें फोर्स है तो इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इस वाइट बोर्ड को मैं अगर ऊपर की डायरेक्शन में मूव करूँ तो क्या ये वाइट बोर्ड ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे से ज़्यादा इसमें रेजिस्टेंस आया है। अगर मैंने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? ये यहाँ से टूट जाएगा। तो अपने को तोड़ना नहीं है, स्ट्रक्चर को तोड़ना नहीं है, अपने को सिर्फ हिला के देखना है कि क्या वो मूवमेंट कर सकता है क्या। तो फिक्स वाला वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसको रजिस्ट करने के लिए इसमें कोई ना कोई फोर्स होगा। डायरेक्शन जैसे मैंने इसकी बनाई है तो मैंने ऊपर से लोड लगाया मान लो, तो इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स ऐसे आ गया। ठीक है, तो डायरेक्शन पे आप अभी मत जाना, बाद में मैं बात करूँ कि मेरे पास जो व्हाइट बोर्ड है क्या मैं इसको ऐसे रोटेट कर सकता हूँ क्या अपनी एक्सिस पे? नहीं कर सकता, टूट जाएगा। तो मीन्स मेरे से ज़्यादा रेजिस्टेंस इसके अंदर है, तो यहाँ पे मूवमेंट भी इसमें होगा। मीन्स मूवमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, जब मैं इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे रेजिस्टेंस दे रहा है कि आप इसको मत हिलाओ, ज़्यादा हिलाओगे तो टूट जाएगा ये। समझ में आया? डायरेक्शन में आप एक बार मत जाना। ऐसे मान लो कि जैसे मैंने इसको उस डायरेक्शन से मूव करने की कोशिश की है तो ये इस डायरेक्शन से इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे मूवमेंट भी आएगा। ठीक है, तो मैंने ये Fx मान लिया, ये Fy मान लिया। तो फिक्स सपोर्ट में टोटल रिएक्शंस कितनी होती है? 3 होती है। यहाँ तक क्लियर है? सिंपल है यहाँ तक। अब मैं बात करता हूँ पिन या हिंज की। तो पिन या हिंज का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने ये बनाया, ये पिन सपोर्ट है मेरा, अपने सॉम में पड़ा है, ये मेरा स्ट्रक्चर लंबा है, जैसे मैंने इसको यहाँ से बनाया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास ये पिन सपोर्ट है, तो पिन सपोर्ट को मैं कैसे समझूंगा? पिन सपोर्ट को समझने के लिए आप ये देखो कि जैसे मेरे पास ये कोई फ्रेम है, ठीक है, मान लो आपके पास ये कोई फ्रेम है, इस फ्रेम को मैंने यहाँ लगाया। फ्रेम होती है ना जो आपकी दीवारों पे लगी होती है। अब मैं आपको यहाँ पे दीवार नहीं दिखा सकता, तो मान लो कि ये पीछे एक दीवार है, इस दीवार पे मैंने यहाँ पे एक फ्रेम लगाई है। तो फ्रेम लगाई तो यहाँ पे इसको अपन अटैच करते हैं, यहाँ पे स्क्रू लगाते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ से अटैच करता हूँ। मान लो कि यहाँ से अटैच हो रखी है, ठीक है, ये मेरे पास फ्रेम है जो यहाँ से अटैच हो रखी है, मतलब ये यहाँ से ऐसे ऐसे फ्रीली मूव कर सकती है। बट ये जो मेरे पास मैंने यहाँ पे स्क्रू यूज़ किया है वो तो अपनी जगह पे फिक्स है ना, बस ये सिर्फ मूवमेंट कर सकती है। तो नॉर्मल आपके घरों में जो फ्रेम होती है वो ऐसी होती है लगी हुई। तो मैं आपको यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो फ्रेम है मैंने इसको यहाँ पे अटैच किया है, तो मैं इसको क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींच सकता हूँ क्या ऐसे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको अटैच किया हुआ है। तो मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे खींचूंगा तो क्या होगा मेरे पास? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं अगर इसको खींचता हूँ तो ये ऐसे टूट जाएगी। क्लियर? तो मुझे इसको तोड़ना नहीं है, पहले बोला था मैंने। तो तोड़ेंगे नहीं मीन्स कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब खींच रहा हूँ तो इसमें अंदर से फोर्स बन रहा है, तो वो फोर्स यानी कि ये जो पिन सपोर्ट है ये मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करने दे रही है, मीन्स इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स होगा। समझ में आ रहा है ना कि जो चीज़ ये होने नहीं दे रहा, इट मीन्स इसमें है वो चीज़ मेरे से ज़्यादा है उसमें, यानी कि वो रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा है, तो मीन्स इसमें फोर्स आएगा। यहाँ तक क्लियर है? दूसरी चीज़ यहाँ से समझना कि ये मेरे पास वापस फ्रेम लगी हुई है, मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में खींच सकता हूँ कि नीचे? नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में खींचूंगा तो ये टूट जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। मीन्स इस सपोर्ट में वर्टिकल डायरेक्शन को रोकने के लिए उतनी कैपेसिटी है, तो वो मैंने ऐसे बना दिया। मान लो कि मैं इसको फ्रेम को ऐसे खींच रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसे खींचूंगा तो ये डायरेक्शन मेरे पास कुछ ऐसी बन जाएगी। तो वो आप डायरेक्शन कैसे बना सकते हो? अपन डायरेक्शन की एरो कैसी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपन बस ये देख रहे हैं कि उसमें टोटल फोर्सेस कितने आएंगे। क्लियर है? तो हॉरिजॉन्टल इसमें आएगा, वर्टिकल इसमें आएगा। अब एक और चीज़ देखो, जैसे यहाँ पे इसको पिन किया, अब मैं क्या इसको अपनी एक्सिस में मूव कर सकता हूँ क्या? ये देखो हो रहा ना मूव, यानी कि ये अपनी एक्सिस के अबाउट मूव हो रहा है।
इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पिन सपोर्ट होता है, ये मेरे पास पिन ही था ना, पिन का मतलब क्या हुआ, पिन का मतलब ये होता है कि मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे लगाया है, मीन्स मैं यहाँ से इसको रिमूव कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं अपन पिन सपोर्ट। ठीक है, जैसे मेरे पास ये कोई एक बीम है, ये कोई मेरे पास दूसरी बीम है, इन दोनों को मैंने आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया, मैं इनको खोल भी सकता हूँ आपस में, तो ये क्या काम कर रहे हैं, पिन सपोर्ट का काम कर रहे हैं। मैं इसका आपको और एग्जाम्पल देख देता हूँ। अच्छा, जैसे अपनी ये बोन्स बनी हुई है, बोन्स बनी हुई है ना, अब ये मेरे पास बोन है, बट ये मेरे पास जितनी भी हड्डियाँ बनी हुई है देखो अलग अलग पार्ट में बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक लेके अलग बनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक अलग है, फिर इनके यहाँ तक यहाँ से ब्रेक बने हुए हैं। यानी कि अगर मान लो कि ये पूरा मेरे पास यहाँ तक कंप्लीट होता, यानी कि सिर्फ कंप्लीट एक ही बोन होती, तो क्या आप हाथ को ऐसे मूव नहीं कर सकते थे? बट अभी मेरे पास देखो यहाँ पे एक जॉइंट बना हुआ है, इस जॉइंट की वजह से मैं इस हाथ को यहाँ से मूव कर रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे कौन सा सपोर्ट है, पिन सपोर्ट है। पिन सपोर्ट होने की वजह से मैं उसको अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर सकता हूँ, बट मैंने बोला है सिर्फ पिन सपोर्ट है। पिन सपोर्ट है मीन्स मैं इस हाथ को ऐसे खींच नहीं सकता, अगर मैंने यहाँ से हाथ को खींचा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मैं इस हाथ को अब वर्टिकल डायरेक्शन में भी नहीं खींच सकता, खींचूंगा तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, बट मैं इसको अपनी एक्सिस पे ऐसे मूव कर सकता हूँ आराम से। ये ज़्यादा पीछे तो जा नहीं सकता क्योंकि ये हड्डी है अपने पास, तो इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल ये वाला दिया था। तो आपको एक हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा। आप इसका और एक एग्जाम्पल समझने के लिए आप देख सकते हो, आपके रूम में दरवाज़ा होगा, तो उस दरवाजे को आप अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सकते हो, बट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं खींच सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ मैं नहीं कर सकता वो चीज़ उसमें है, और जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो चीज़ उसमें नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में उस फ्रेम को नहीं खींच पा रहा था, तो उसने रेजिस्टेंस दिया, बट मैं उस फ्रेम को अपनी एक्सिस पे रोटेट कर पा रहा हूँ, मतलब मैंने जितना फोर्स लगाया है वो उससे ज़्यादा लगाया, मतलब वो चीज़ उसमें नहीं है क्या क्या मीनिंग हुआ है यहाँ पे अपने पास, क्या यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। समझ में आया? m की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हुआ कि जब चीज़ वो रोटेट हो रही है तभी तो मैं उसको रोटेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितना फोर्स दिया है वो उस फ्रेम से ज़्यादा है, तो वो इजीली रोटेट हो पा रही है ना। उसमें तो है नहीं कि जब मैं ऐसा वो फ्रेम को ऐसे रोटेट कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। जैसे आपके पास घर में अगर दरवाज़ा है तो अगर छोटा सा बच्चा है तो वो भी उसको रोटेट कर सकता है ना, तो उसमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, बस उसको हल्का सा धक्का दो डोर को, वो इजीली अपने एक्सिस पर रोटेट हो सकता है। बट अपना डोर यहाँ से लेके यहाँ तक खुलता है, तो अब कोई कहता है कि मुझे इसको पूरा रोटेट करना है, तो पूरा रोटेट करने के लिए उसको अपने एक्सिस पे उतनी जगह दो, तब वो अपने एक्सिस पे पूरा घूम पाएगा। आपने उसको जितनी जगह दी है वो उतना ही रोटेट होगा। क्लियर है? तो मुझे यहाँ से जो चीज़ समझनी हुई है कि हिंज सपोर्ट पे टोटल 2 फोर्सेज आते हैं, मोमेंट 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी फ्रीली एक्सिस पे रोटेट कर पाता है। तो यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अपन तीसरी चीज़ यहाँ से देखते हैं रोलर सपोर्ट की। तो रोलर सपोर्ट मैं ऐसे बना दूँ, चाहे रोलर सपोर्ट में ऐसे बना दूँ, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस में कहीं रोलर सपोर्ट को ऐसे बनाऊंगा, कहीं ऐसे बनाऊंगा, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। तो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये दोनों एक ही चीज़ है वैसे, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको देखो, इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या मूवमेंट हो सकती है? टायर है ना नीचे, मीन्स टायर का मीनिंग हुआ कि यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो सकता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होने का मतलब हुआ कि अगर मैं इसको धक्का दूँ तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो इसको देखो आप ऐसे समझो, वैसे भी ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल है, फिर भी मैं आपको ये समझाने के लिए बना रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे मूव हो सकता है। मैंने मान लो कि आपको 2 यहाँ पे रोलर लगाए, ये दोनों कौन सा सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट है। तो ये एक जनरली अगर मैं देखना चाहूँ तो ये किसके जैसा लग रहा है, मतलब इसको अपन कैसे समझ सकते हैं रियल में? साइकिल से। आपके घर में है साइकिल, तो आप उसको वैसे समझो कि जो साइकिल है ना, ये मेरे पास साइकिल का व्हील बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसा मान लो आप। मेरे को इतनी अच्छी पेंटिंग आती नहीं है, आप समझ जाना जो भी है। ये कुछ आपकी ऐसी साइकिल बनी हुई है, ऐसी कोई साइकिल बनी हुई है। तो ये जो दोनों मेरे पास इसमें व्हील जो बने हुए हैं, ये किसका काम कर रहे हैं? रोलर सपोर्ट का काम कर रहे हैं। ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं कि ये मेरे पास जो हिंज है वो हिंज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ये वाला जो रोलर है वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है ना। और दूसरी चीज़, यहाँ पे व्हील ऐसा बना हुआ है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना
कि मैं सिर्फ इस व्हील की बात कर रहा हूँ, ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है, और अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो ये जो दोनों सपोर्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ बोली थी आपको, जो चीज़ ये कर सकता है मतलब वो उसमें ईजिली नहीं है। यानी कि इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, ऐसे देखो कि मैं अगर इसको ऐसे धक्का दूँ साइकिल को, ठीक है, साइकिल को ऐसे धक्का दूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना। मीन्स इसमें एच की वैल्यू क्या हुई, 0 हुई। वो चीज़ इसमें नहीं है ना। यानी कि मैं इस पर जितना लोड लगा रहा हूँ, मान लो कि मैं इस पर 5 किलो न्यूटन का लोड लगा रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए मैं इस पर 5 किलो न्यूटन का लोड लगा रहा हूँ इसको धक्का देने के लिए, तो ये जितना रजिस्टेंस इधर से दे रहा है वो 5 किलो न्यूटन से कम है। 4.5 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसको ईजिली मूवमेंट दे रहा है। ईजिली मूव हो, मतलब ये ईजिली मूव हो पा रहा है। इट मीन्स इसमें एच की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। यानी कि जो चीज़ ये ईजिली कर सकता है वो चीज़ उसमें क्या हो गया, 0 हो गया। अपन यहाँ देखा था ना, ये यहाँ से ईजिली रोटेट हो सकता है, मीन्स इसमें एम की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी तो कर सकता है, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, मीन्स इसमें एम की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। क्या मैं साइकिल को ऐसे मतलब थोड़ा सा इसको पुश करके ऊपर इतना उठा सकता हूँ क्या? चलो ये तो साइकिल आपको ऐसे दिख जाएगा, बट जैसे मैं इस फ्रेम की बात करूँ, जैसे मेरे पास यहाँ कोई फ्रेम बनी होती, यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ कोई फ्रेम बनी होती है, तो ये फ्रेम मानो ऐसे कोई फ्रेम बनी होती है, तो मैं क्या इसको वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट दे पाता क्या? नहीं दे पाता, क्योंकि ये तो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ ना, ये स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। वैसे तो ये बीम पर जा सकती है अगर सिंगल होती तो, बट ये जो मैंने बनाया ये किसी स्ट्रक्चर्स का एक एलिमेंट लिया है, बीम फ्रेम पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। तो जब मैंने इस स्ट्रक्चर्स का लिया है तो ये सपोर्ट मेरे पास जैसे यहाँ से फिक्स है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे मूव हो सकता है, रोटेट कर सकता है, बट ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं दे सकता। ये वर्टिकल मूव नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पे जो हिंज है वो सिर्फ रोटेट करने के लिए, और यहाँ पे जो रोलर है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करने के लिए है। ये वर्टिकल में मूव होने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी नहीं है तो मीन्स इसमें इंटरनल वर्टिकल डायरेक्शन में रेजिस्टेंस आएगा। तो जो वर्टिकल रेजिस्टेंस आएगा मीन्स इसमें एफ वाई की वैल्यू होगी, जिसको आप एफ आई बोल दो या फिर वी बोल दो। क्लियर है? तो मैं अगर आपको बोलूँ कि आपके पास अगर रोलर सपोर्ट है तो उस रोलर सपोर्ट में कितनी रिएक्शंस होती हैं? सिर्फ एक रिएक्शन होती है। कौन से डायरेक्शन में होती है? वर्टिकल डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल और अपनी एक्सिस पे तो वो रोटेट कर सकता है इजीली। समझ में आया आपको? 3 कि अगर मैं फिक्स सपोर्ट की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी होती है? 3 होती है, 1, 2 और 3। अगर मैं हिंज सपोर्ट की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी आएगी? 2 आएगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मूवमेंट क्या होगा? इस पर 0 होगा। रोलर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो इस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि एच भी 0 होगा और एम भी 0 होगा, तो रिएक्शन कौन से लगेगी? सिर्फ वी लगेगी। तो यानी कि नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी आएगी रोलर सपोर्ट पे? सिर्फ 1 आएगी। ये चीज़ समझ में आ गई ना? इसके बाद तो कुछ भी नहीं है। इनडिटरमिनेंसी का पार्ट सिर्फ इसी पे बेसिस है, क्योंकि जब आपको ये तीनों समझ में आ गया कि इस पे 3 पे इतना होता है, जब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ कंस्टेंट्स मुझे कितने रिक्वायरमेंट है इनको फिक्स बनाने के लिए, तो अगर मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि मुझे इसको फिक्स बनाना है तो मुझे इसको देना कितना पड़ेगा? 2 देना पड़ेगा। सही है ना? मुझे इसको फिक्स बनाना है, भाई साहब के पास एक तो है, तो मैंने इसको बोला कि आप 2 लो, मतलब 2 ले लो। 2 लेने का मतलब हुआ कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करोगे और रोटेट भी नहीं होगे, तो मैं आपको 2 फोर्सेस दे रहा हूँ। इसने बोला ठीक है, तो इसको मैंने 2 दे दिया। टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। तो जब मैं आपको स्टैटिक में बोलूँ, यानी कि जब मैं आपको रिंग मेथड में बोलूँ कि नंबर ऑफ कंस्टेंट्स रिक्वायर्ड कितने हैं, तो आपको कौन से बोलने हैं? ये वाले बोलने हैं, ये वाले नहीं बोलने हैं। समझ में आ रहा है ना? फिर यहाँ से देखना कि इस पे 2 तो है, इसको फिक्स बनाना है, कितने चाहिए? 1 ही तो चाहिए। टोटल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 चाहिए, मतलब मैंने इसको बोल दिया कि भाई तू रोटेट नहीं करेगा, मैं तेरे को एक फोर्स दे रहा हूँ, मैं तेरे को एक मूवमेंट दे रहा हूँ, तू अपनी जगह पे रोटेट नहीं करेगा। उसने बोला ठीक है, आप मुझे 1 दे दो, तो टोटल कितना हो गया? 3 हो गया। इसको फिक्स बनाने के लिए कितने चाहिए? तो ऑलरेडी फिक्स है ना, तो फिक्स बनाने के लिए कितने चाहिए? 0 चाहिए। समझ में आया? इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस मेथड में अपने को सिर्फ करना क्या है? रिंग बनाते जाओ, चाहे वो फ्रेम हो चाहे वो बीम हो, ओनली 2D स्ट्रक्चर्स, ध्यान रखना। रिंग बनाते जाओ और नंबर ऑफ कंस्टेंट्स रिक्वायर्ड कितने हैं? ये वाले चाहिए जो मैंने यहाँ पे गोले बनाए ना, यहाँ पे एक तो ये वाला 0 फिक्स में इतना होता है
हिंज में ये चाहिए होता है और रोलर में ये चाहिए होता है। तो ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब अपन इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको आप नोट्स में बना लेना वीडियो को पॉज करके। अब अपन इसमें क्वेश्चन देखेंगे कि सिंपल करना है क्या है, बीम ले लो चाहे रिंग ले लो, सॉरी फ्रेम ले लो, बीम और फ्रेम में अपने को सेम मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.